हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी सही चल रही होगी। और अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कई सारे चैप्टर्स के। मैंने कल आपको ये 13 अध्याय के नाभिक वाले चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भेजे थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नाभिक का आकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जो हमारे पास फॉर्मूला आता है यहाँ पे दे रखा है। बुक को रेफर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी बुक से देखें। तो ये हमको फॉर्मूला दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले पे विशेष ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ इसमें यह है कि जो आपका आकार है वो निर्भर करता है ए पर। ठीक है, ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या पे आपका आकार निर्भर करता है नाभिक न्यूक्लियस का, ना कि इसका घनत्व। ठीक है, इसका घनत्व जो होता है वो नियत रहता है। ठीक, तो नाभिकीय घनत्व हमेशा नियत रहेगा, वो इस ए पर निर्भर नहीं करता है। और इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को हमको ध्यान देना है अभी। फिर दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो जो बंधन ऊर्जा है वो हमने विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी हम इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे और मैं इसका कर्व भी समझाऊंगा कि कर्व कैसे काम करता है। और एक था द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति, इसको भी हमने विशेष रूप से देखना है। और बाद में हमने नाभिकीय संलयन और विखंडन। ठीक है, ये दो चीजें हमको देखनी है। और हमको ये संलयन और विखंडन को बंधन ऊर्जा के साथ भी समझना है। ठीक है, कि संलयन और विखंडन बंधन ऊर्जा से कैसे जुड़ा हुआ है। तो एक बार मैं इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूँ इस चैप्टर के शुरुआत में क्या क्या है। देखिए, आपने नोट्स तो बनाए रखे होंगे, तो जो मैंने आपको भेजे हुए हैं अभी, मैंने रिवीजन के नोट्स बनाए थे, उन्हीं के पॉइंट्स में दोबारा से डिस्कस करूंगा, पूरी बुक को नहीं देखूंगा। तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है AMU। ठीक है, AMU। तो AMU क्या होता है कि जब परमाणु के द्रव्यमानों को व्यक्त करना है, क्योंकि ये बहुत छोटे द्रव्यमान होते हैं, तो इनके लिए जो मात्रक प्रयोग होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। और इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है कि ये 12C परमाणु के 1/12 के बराबर होता है। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो ये है, ठीक, 1U इज इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है या किसी भी तरीके से इसका क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमारे पास आता है समस्थानिक। ठीक, तो ए से हम दर्शाते हैं परमाणु द्रव्यमान को, एटॉमिक मास, और जेड से हम दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जिन परमाणुओं के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक यानी एटॉमिक नंबर सेम है, मास डिफरेंट है। तो समस्थानिक में जैसे हम पेरियोडिक टेबल बनाते हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम होने के वजह के कारण ये समस्थानिक हमेशा एक ही जगह पे होते हैं। मतलब जैसे हीलियम है तो सारे हीलियम को हम पेरियोडिक टेबल पे सेम जगह ही रखते हैं, इसीलिए इसका नाम समस्थानिक बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम वो इसके एग्जाम्पल आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए आएगा, तो आपको इसके उदाहरण देखने हैं। इसके बाद ये चीज ध्यान रखनी है कि परमाणु क्रमांक Z होता है, Z से दर्शाते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और N से हम न्यूट्रॉनों की संख्या दर्शाते हैं, और A से हम द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास दर्शाते हैं, और
Z से एटॉमिक नंबर। तो A क्या होता है, Z प्लस N, और Z क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या P। तो हम द्रव्यमान संख्या को क्या बता सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या। अब इस चैप्टर में, क्योंकि हम नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें दो पार्टिकल्स देखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन शब्द से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन शब्द केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। बाकी हम इसको कैसे डिनोट करते हैं आप भी जानते ही हैं। इसके बाद नाभिक का साइज हमने देखना है। मेन इंपॉर्टेंट जो है इसमें यही वाला फॉर्मूला है कि जो रेडियस होती है नाभिक की, रेडियस ये r दिखा रखी है हमको, वो प्रोपोर्शनल होती है a की पावर 1/3 के। तो ये डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है, और इससे हमको ये पता चलेगा कि जो नाभिक का आकार होता है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और नाभिक का घनत्व जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसके बाद आती है हमारे पास द्रव्यमान ऊर्जा। तो जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस या फिर द्रव्यमान और ऊर्जा के समतुल्यता का सिद्धांत है वो आइंस्टीन ने दिया था, E = mc²। इसका मतलब है कि प्रत्येक मास के समतुल्य कुछ एनर्जी होती है। मान लो आपका एक प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन को हम पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एनर्जी भी किसी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमको मोटे मोटे शब्दों में हम यही बोल सकते हैं कि मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी मास से कितनी एनर्जी बनेगी वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, E = mc², ठीक है। अभी इसका यूज हमारे पास आएगा। यहाँ पे c क्या है, प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमको इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आगे काम आने वाला है बंधन ऊर्जा और उसमें मास डिफेक्ट में, द्रव्यमान क्षति में। इसके बाद आता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दे रखा है एक, पहले मैं मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। मान लो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब प्रोटॉन का कुछ मास रहा होगा, ठीक, और न्यूट्रॉन का कुछ मास रहा होगा। अब हमने क्या किया, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को पास पास में लाए और एक नाभिक बना दिया। तो एक नाभिक बन गया जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जो इसका मास होगा वो इन दोनों मास के, यानी इन दोनों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा, mp + mn। पर देखा क्या गया कि ये जो जब नाभिक बन गया तो इसका मास, यानी इसका जो, इस नाभिक का जो द्रव्यमान था वो इनके अलग अलग द्रव्यमानों के जोड़ से थोड़ा कम था, यानी mp + ma से थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो वो जो बचा हुआ मास था ΔM वो कहाँ गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो द्रव्यमान क्षति है वो क्या है कि जब हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को जोड़ रहे हैं और नाभिक बना रहे हैं, तो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के अलग अलग द्रव्यमानों के योग से थोड़ा कम आ रहा है, और ये जो मास का अंतर आ रहा है उसको हम द्रव्यमान क्षति कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से बता रखा है कि अगर हम ऑक्सीजन को लें, इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हम यहाँ से निकालेंगे, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान इतना हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉनों का भी द्रव्यमान लिख दिया, ठीक। तो नाभिक का जो अपेक्षित द्रव्यमान है, जो नाभिक का द्रव्यमान आना चाहिए, ठीक है, वो है इतना, ठीक। इसको इन दोनों को जोड़ दिया होगा, और परंतु जो हमने इसका प्रयोगों द्वारा निकाला द्रव्यमान वो आया इतना, ठीक है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा नाभिक को तो ये द्रव्यमान प्राप्त हुआ, और जब हमने प्रयोगों से निकाला तो द्रव्यमान इतना आया, यानी कि कुछ ना कुछ अंतर है, ठीक है। नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा कम है और अलग अलग प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जब हम देख रहे हैं तो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना अंतर आया, इसमें अंतर आया
ये, और यही हमारी क्या है, द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, यही हमारी द्रव्यमान क्षति है। तो नाभिक के द्रव्यमान और इसके घटकों के द्रव्यमान में अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे? प्रोटॉनों का, टोटल प्रोटॉनों का जो मास है वो, और ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो टोटल न्यूट्रॉनों का मास और नाभिक का मास, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। तो हमको सारा ऊपर का अगर समझ में आ गया है तो हमको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, ये वाली और ये फॉर्मूला। ठीक है, द्रव्यमान क्षति में, बाकी और हमें कुछ याद नहीं रखना। एग्जाम्पल याद करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे इसकी खास कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर अब ये भी तो बात समझने वाली है कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास था और हमने न्यूक्लियस बनाया, तो कुछ मास जो गायब हुआ वो कहाँ गया? जो डेल हम द्रव्यमान क्षति की बात कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं, जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को समीप लाते हैं तो कुछ एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है ना, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को पास पास लाकर निश्चित आवेश एवं द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाए तो डेल ईबी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और डेल ईबी ऊर्जा किसके बराबर है? जो हमने आइंस्टीन के फॉर्मूले से निकाली है, द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वायर करके हमारी, उसके जो लॉस द्रव्यमान हुआ था, जो द्रव्यमान गायब हुआ था, उसके बराबर कितनी ऊर्जा आनी चाहिए वो हमने निकाल दिया इस फॉर्मूले से। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा को ही जब हमने न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को मिलाया और उससे जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा को ही हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो क्या था, जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाया एक नाभिक बना। ठीक है, अब नाभिक बना, इसको नाभिक बनाने में कुछ ऊर्जा निकल गई। ठीक है, तो जब हम इस नाभिक को तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमको ये ऊर्जा वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कई सारे नाभिकों को जोड़ के क्या बनाया, कई सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को जोड़ के एक नाभिक बनाया। ठीक है, एक नाभिक बना दिया और इससे कुछ ऊर्जा निकल गई, ईबी ऊर्जा निकल गई। तो मान लीजिए आपने 10 न्यूक्लियनों को जोड़ के नाभिक बनाया और समथिंग ऊर्जा निकल गई, ईबी। तो एक न्यूक्लियन के हिसाब से कितनी ऊर्जा निकली होगी, है ना? तो अगर यहाँ पे 10 थे तो हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आता है हमारे पास, ये आता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के हिसाब से कितनी बंधन ऊर्जा है। ठीक है, तो कुल बंधन ऊर्जा को अगर हम कुल न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर दें तो हमको बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लें अगर हम इसको, कि हमने खूब सारे नाभिक मिलाए, खूब सारे न्यूक्लियन मिलाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को हमने जोड़ा और नाभिक बनाया और कुछ ऊर्जा निकली। तो एक न्यूक्लियन के हिसाब से कितनी ऊर्जा निकली हुई है, उसी की माप हमको पता चलती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से। और अगर हम इसको देखें कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो बंधन ऊर्जा जो टोटल निकली है वो डिवाइडेड बाय कुल न्यूक्लियनों की संख्या, यानी ए। तो ये बताएगा तुम्हारा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये। और इससे हमको कई सारी चीजें पता चलती है, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है। और ये ग्राफ इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ ऐसे लाइन खींच के और ऐसे बस हल्का सा ग्राफ ऐसा बना दिया और कुछ लिखा भी नहीं, तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस ग्राफ को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं। तो देखो, ये द्रव्यमान संख्या है और ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये MeV में दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, ये MeV में। तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन की सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी है, फिर ये भी हाइड्रोजन है,
इसकी भी कम है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हुई। फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक आया हीलियम, फिर लिथियम, फिर कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से ये फिर आ गया और फिर इस तरीके से कर्व बन गया और यूरेनियम तक चला गया। तो ये कर्व आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मेन मेन आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है? ऑब्जर्वेशन एक तो ये मिल रही है कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीव्र क्या कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे शार्प एजेस बना रहे हैं ऊपर को, ठीक है, ये चोटियां टाइप के बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हमारे क्या है द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है, जैसे हम एस के बाद देखें या करीबन यहाँ इसके बाद देखें एफ के बाद, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी लगभग बराबर है सबकी, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा था कि हाइड्रोजन की बहुत कम है तो हीलियम की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लिथियम की कम है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, पर यहाँ पे इस वाले हिस्से में लगभग बाइंडिंग एनर्जी हम समान लेके चलेंगे। तो दूसरी चीज़ हमको दिखती है कि बीच वाले हिस्से में बाइंडिंग एनर्जी लगभग सेम है, हम ये कह सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से सेम है। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी घट जाती है, जब जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि 30 से 170 तक जो हमारा एटॉमिक मास है, यहाँ तक, यहाँ पे जो है बाइंडिंग एनर्जी हो जा रही है लगभग कांस्टेंट या नियत, है ना, जो ये वाला एरिया मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ के आसपास, ठीक है, या यहाँ 170 है ना, तो 170 तक देख लेना यहाँ तक। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं कि किसकी, Fe की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक, ये है 8.75 MeV, इसको भी याद रखना कि Fe की यानी आयरन की कितनी है। और यूरेनियम, क्योंकि हम यूरेनियम का विखंडन पढ़ते हैं तो इसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी 1.6 MeV, ये भी ध्यान रखना है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हल्के नाभिक हैं यानी 30 से छोटे, जिनका एटॉमिक मास 30 से छोटा है, कम है, वहाँ के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, वो कम है, यानी इनसे कम है, इन सबसे कम है, ठीक है। और जो यहाँ पे है भारी नाभिक, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो क्या क्या चीजें हमको पता चली कि ए लेस देन 30, ए लेस देन 30 के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम है, यानी इधर से इधर को बाइंडिंग एनर्जी कम है। और ए ग्रेटर देन 170, ए ग्रेटर देन 170 इधर के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हल्के नाभिक, जो बहुत हल्के नाभिक हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, और जो भारी नाभिक है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। अब हमको इससे निष्कर्ष क्या मिलता है, ठीक है। पहला निष्कर्ष हमारा ये है कि अब क्योंकि हमारी क्या है, जैसे जैसे हम उसको न्यूक्लियॉन्स को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियर बल होता है वो हमेशा आकर्षी होगा, ठीक है, आकर्षी, कभी भी ये प्रतिकर्षी नहीं होगा। पहला हमारा इसमें ये क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, या पहला रिजल्ट ये रहेगा। और ये जो बल है ये MeV के ऑर्डर की एनर्जी निकाल सकता है, ठीक है, इतनी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए काफ़ी होते हैं बल। फिर दूसरी बात ये होती है कि नाभिकीय बल हमेशा कम दूरी पे कार्य करते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है। तो क्यों है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास ए के न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी ले लो, और आसपास उसके आसपास भी कुछ क्या होंगे, उसके आसपास भी न्यूक्लियॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये जो आसपास के न्यूक्लियॉन्स है, इस पे, इनके कारण तो बाइंडिंग एनर्जी पे प्रभाव पड़ता है। मान लो कि हमारे पास एक प्रोटॉन था और उसके बगल में कोई एक दूसरा पार्टिकल आता है सब एटॉमिक, तो जब ये आएगा
तब तो तुम्हारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर प्रभाव पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला आया, तब भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बदलेगी, फिर बदलेगी, फिर बदलेगी। तो जो पास पास वाले हैं, है ना, बिल्कुल नज़दीक वाले पड़ोसी जो बिल्कुल हैं, उनके कारण तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, है ना, या जैसा भी होगा तो बाइंडिंग एनर्जी चेंज होगी। पर हमारे पास अगर ये इनके पड़ोस से दूर में कहीं पे फिर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, है ना, तो इसके कारण बाइंडिंग एनर्जी में ज़्यादा प्रभाव नहीं आता। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी बढ़ते हैं, तो जो ठीक समीप में हैं जुड़े हुए, वो तो बाइंडिंग एनर्जी पे प्रभाव डालते हैं, और जो दूर होते हैं वो प्रभाव नहीं डालते। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, है ना, हाइड्रोजन से हीलियम बना, तो अचानक से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, ठीक है। फिर उसके आगे लिथियम बना, तो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आया। फिर ऐसे ही पास पास वाले जो थे, उसके कारण तो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आया। पर अब इसके बाद जो दूर वाले एटम, वो न्यूक्लियॉन बढ़ेंगे, ठीक, तो उसके कारण बाइंडिंग एनर्जी में कम प्रभाव आएगा। तो हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि इस तरीके से, मैंने सारे गिन के तो नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए। मान लो कि ये क्या था, आयरन था। आयरन के बाद मान लो तुम्हारा अगला जो यहाँ पे ग्राफ में दिखा रखा है, मान लो एमओ है, ठीक है, या आयोडीन है, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये किस तरीके से बढ़े, अब इनके एटम्स, अब इनके जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। क्योंकि जब तुम्हारा ए बढ़ेगा तो न्यूक्लियॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो जब इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ी तो बाहर की तरफ न्यूक्लियॉन और बढ़े। तो इसका प्रभाव, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटे होते हैं, है ना, पड़ोस में कार्य करते हैं, तो ये न्यूक्लियर फोर्स यहाँ से यहाँ कार्य करेगा, पर इसका न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ फेम्टोमीटर की दूरी तक ही ये न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ये डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो यहाँ से इस वाले उसमें पैराग्राफ में समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि ज़्यादा दूरी पर न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है। और इससे हमारे इसके एक गुण का पता चलता है, नाभिकीय बलों के संतृप्ति का गुण, ठीक। संतृप्ति का गुण मतलब कि केवल अपने पास वाले न्यूक्लियॉन पर ही ये बल लगाएगा, उससे दूर कोई बल होगा, कोई न्यूक्लियॉन होगा तो इस पे ये कोई बल नहीं लगाएगा, ठीक है। फेम्टोमीटर यानी 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी तक ये काम करते हैं केवल। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शार्प एजेस क्यों आए अचानक से, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि ये बिल्कुल जो हाइड्रोजन से हम हीलियम पे जाएंगे तो ये बिल्कुल इसका पड़ोसी वो आएगा, न्यूक्लियॉन आएगा, ठीक है। जैसा हाइड्रोजन था तो उसमें एक यहाँ पे प्रोटॉन है, फिर हीलियम बनाने के लिए उसके बगल में एक न्यूट्रॉन आ गया। तो क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोसी था इसलिए अचानक से इसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये है 240, अगर हम देखें, है ना, या फिर हम ये देख सकते हैं कि जो भारी नाभिक है उसके लिए हम देखें अगर, तो हम ये देख रहे हैं कि इनकी बंधन ऊर्जा कम है, ठीक है। अब देखो जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम बड़ा नाभिक है, तो ये अपने आप को स्थायी करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये टूट के इधर के जो तत्व हैं इनमें बनने की कोशिश करेगा, और जो ये यहाँ पे तत्व होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज़्यादा है। तो जो इसके अवयव बनेंगे, मान लो टूट के दो तत्व बने अलग अलग, तो इन दोनों तत्वों की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो ये स्थायी रहेंगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो ये कम स्थायी रहेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या जो भी न्यूक्लियॉन है मिलके मिलते हैं तो एनर्जी का लॉस करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो इसके अवयव हैं दोनों के, है ना,
उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। ठीक, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर हम शुरू वाले कॉन्सेप्ट से समझें तो जब ये अपने अवयवों में बनेगा तो कुछ एनर्जी को रिलीज भी करेगा, ठीक है, ताकि ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ सके। ठीक, ज़्यादा एनर्जी अगर ये देगा तो इन दोनों को तोड़ने के लिए हमको इनको भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? इधर देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नाभिक बना, ठीक है, तो जब ये बना था तो इसने एनर्जी दी थी, तो अब हम इसको तोड़ना है तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये बना था तब इसने एनर्जी लॉस की थी। समझ गए? तो अब आप देखो कि अगर दो स्थायी नाभिक है, ज़्यादा स्थायी नाभिक है, तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी है। ठीक है, तो यानी जब ये बने होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो अगर हम यूरेनियम से देखें तो यूरेनियम से अगर और स्थायी नाभिक बनाने हैं तो एनर्जी और ज़्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई होगी। अब इसी तरीके से हम यहाँ देखें तो हम ये देख सकते हैं जैसे हीलियम है ना। अब हीलियम टूटेगा तो उससे छोटे नाभिक बनेंगे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो यहाँ पे विखंडन वाला काम नहीं होगा। ये तो विखंडित हुआ था तो इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब ये क्या करेगा, टूट के अपने से छोटे नाभिक बना नहीं सकता क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और ये अस्थायी है। तो ये क्या करेगा, ये जुड़ के दूसरे नाभिक बनाएगा, यानी ये संलयन होंगे यहाँ पे। तो जो हल्के नाभिक हैं जैसे हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ के बड़े नाभिक बनाने की कोशिश करेंगे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर से वही केस है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी के लिए यहाँ पे भी कुछ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया जाता है। आपको मैंने नोट्स, शॉर्ट नोट्स भेजे हैं, उसको आपने देखना है।